करेंगे। In today's class, what I'm going to deal with you today's in today's class, I'm going to deal with you the important characters of Animal Farm. कल मैंने आपको बताया था कि Animal Farm एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ लिटरेचर है, नॉवेल है, और किसके द्वारा इट वाज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। और जॉर्ज ऑरवेल का जो एक्सपीरियंस है ब्रिटिश राज, जो इंडिया में जो ब्रिटिश राज था, स्पेशली बर्मीज डेज, जो बर्मा में ब्रिटिश राज था, उन सब का उन्होंने एक्सपीरियंस, यहाँ पे उन्होंने नौकरी की, उनके फादर भी यहाँ पे थे। इसके अलावा उनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ा। एक ऐसी कंडीशन आई थी कि उनको, आप कह सकते हैं, होटल पे बर्तन तक धुलने पड़े थे। लेकिन उस समय का जो कंटेम्परेरी सिचुएशन था, एक तरह से क्लैश बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन इन रशिया, स्पेशली रशियन रिवॉल्यूशन का ब्रोकन आउट होना, फिर स्टालिन का आना, लेनिन का आना, या लेनिन का आना, स्टालिन का आना, और जो जोसेफ स्टालिन थे, उन्होंने कैसे जो है एक, आप कह सकते हैं, एक ऐसी आइडियोलॉजी डेवलप की है कि वो बाहर से तो ही वाज शोइंग द पीपल दैट ही इज अ सोशलिस्ट, but he took the sheet of capitalism and he covered himself, या he wrapped himself in the sheet of capitalism, जो है उसमें उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ था। सो कल स्टोरी को डिस्कस किया गया, प्लॉट को डिस्कस किया गया। आज हम लोग कुछ कैरेक्टर्स को लेकर के बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्टोरी है, एक फार्म हाउस को डील करता है, उसका सेटिंग, और फार्म हाउस का नाम मेनर फार्म है, MANOR, मेनर फार्म। बाद में वही मेनर फार्म जो है एनिमल फार्म की शक्ल में अख्तियार होता है। और आप देखते हैं कैसे जोस को, जो फार्म हाउस का मालिक होता है, जानवर कैसे उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं और अपने राइट्स की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, और कहते हैं कि 4 लेग्स एनिमल्स आर इक्वल, और 2 लेग्स वाले हैं वे सबसे डेंजर हैं या सबसे खतरनाक है। तो उसमें जो एक कैरेक्टर रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा, ओल्ड मेजर। मैंने कल भी बताया था कि जो ये ओल्ड मेजर है, या किसी और को नहीं, बल्कि ओल्ड मेजर या एक घोड़ा है, मिडिल वाइट बोर, या एक मिडिल वाइट बोर है। एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्रोवाइड्स द इंस्पिरेशन दैट फ्यूल्स द रिबिलियन। और यह ओल्ड मेजर किसको रिप्रेजेंट करता है? द ओल्ड मेजर रिप्रेजेंट्स कार्ल मार्क्स, यह कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, या कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। जो नावल है, द नावल इज बीस्ट फेबल, BEAST, बीस्ट फेबल, जिसमें जो है एनिमल्स बिहेव लाइक ह्यूमन। तो एक जो कैरेक्टर है वो एक तरह का हॉर्स है, एक हॉर्स है बाकी एक तरह का, और वह हॉर्स का जो नाम रखा गया ओल्ड मेजर, और वह हॉर्स किसको प्रेजेंट करता है? वह हॉर्स जो है कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करता है। और यही जो ओल्ड मेजर है, ओल्ड मेजर सारे एनिमल्स को जो है इकट्ठा करता है, सारे एनिमल्स को इकट्ठा करता है। और क्यों इकट्ठा करता है? उसका एक ही मकसद है कि एनिमल्स को क्या करना चाहिए, एनिमल्स को रिवोल्ट करना चाहिए, जो है किसके खिलाफ? मिस्टर जोन्स के खिलाफ। क्योंकि मिस्टर जोन्स कैपिटलिस्ट मेंटालिटी का है, और जितना भी प्रोडक्शन एनिमल्स के द्वारा है या गुड्स का प्रोडक्शन, वो उसका सेलिंग करता है, उसका प्रॉफिट कमाता है, जानवरों को कुछ मिलता नहीं है। तो ओल्ड मेजर एंड एजेड प्राइस मिडिल बोर प्रोवाइड्स द इंस्पिरेशन दैट फ्यूल्स द रिबिलियन। और ये जो है क्या करता है? इंस्पिरेशन करता है, प्रोवाइड कराता है, एक तरह से फ्यूल करता है कि रिबेलियन के लिए, विद्रोह के लिए। ही इज आल्सो कॉल्ड विलिंगडन ब्यूटी वेल शोविंग। उसका एक दूसरा नाम भी रखा गया है, विलिंगडन ब्यूटी। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इन द एनिमल फार्म विच कैरेक्टर हैज बीन एड्रेस्ड एज विलिंगडन ब्यूटी, ये चीज ध्यान में रखना। ही इज एन एलिगोरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ल मार्क्स, वह किसका कॉम्बिनेशन है? कार्ल मार्क्स का, वन ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ द कम्युनिज्म। हम सबको पता है कार्ल मार्क्स का
और फ्रेडरिक एंजल, इन दोनों लोगों ने मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकाला हुआ था। इसके अलावा उसके अपने और भी उस वो जिसकी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करता व्लादिमीर लेनिन का, द कम्युनिस्ट लीडर ऑफ द रसल रिवॉल्यूशन। रसल रिवॉल्यूशन जो 1917 ईस्वी में हुआ था, वह उनका भी विजन को प्रेजेंट करता है। एंड द अर्ली सोवियत नेशन, in that he draws up the principles of the revolution. His skull being put on river public display recalls Lenin, whose embalmed body was left in definite response. By the end of the book, the skull is reburied. I just want to say कि आपको ओल्ड मेजर जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में हम जो आज का शीट ऐसा नहीं सारे कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, बट सब कैरेक्टर्स ओल्ड मेजर जो है यह एक तरह से क्या है, फोर फादर है या फादर फिगर है। किसका फादर फिगर है? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का। या ओल्ड मेजर का मतलब कि ओल्ड मेजर बीस कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जो आइडियोलॉजी था वो यही था कि सोसाइटी क्लासलेस होना चाहिए, सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल है। ये क्लास स्ट्रगल किसकी वजह से है? इनइक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी की वजह से है, और जितना नेचुरल रिसोर्सेज है उसका इनइक्वल डिवीजन है। एंड स्पेशली थिंग्स या पार इज इन द हैंड ऑफ whom? इन द हैंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास के हाथ में है, जिसको आप कह सकते हैं बूर्जुआ। और जो प्रोलिटेरियट है उसको कुछ मिला नहीं है। तो कार्ल मार्क्स का जो आइडियोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट करता है ओल्ड मेजर, जो हार्स की शक्ल में है। लेकिन इसके अलावा वह लेनिन को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप देखेंगे वह जो है एक पूरा एनिमलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको तैयार करता है। जस्ट मोटिवेट्स या इंस्पायर्स ऑल द एनिमल जस्ट गेदर कम अंडर द फ्लैग ऑफ कम्युनिज्म एंड रिवोल्ट अगेंस्ट whom? अगेंस्ट द जोन्स हु इज द ओनर ऑफ द फार्म हाउस, उसके खिलाफ। इस तरह की चीजें होती है। तो उसी का आइडियोलॉजी है, उसी की देन है, उसी का ड्रीम है, उसी का ख्वाब है। और ये तो एक एनिमल फार्म की शक्ल भी यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि नॉवेल में आया हुआ है जॉर्ज ऑरवेल ने। लेकिन इसके पहले भी अगर आप देखेंगे चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल में, खास करके चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल में और जॉन गाल्सवर्दी के ड्रामा या नॉवेल में भी, यू कैन जस्ट फाइंड द स्पिरिट ऑफ मार्क्सिज्म और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, जहाँ क्लास स्ट्रगल, जहाँ पे प्रोलिटेरियट, जहाँ पे बूर्जवा, जहाँ पे बेस, जहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर, इन तमाम चीजों की बात की गई है। नेक्स्ट कैरेक्टर है नेपोलियन, अ लार्ज रादर fierce looking Berkshire boar, the only Berkshire on the farm, not much of the talker. इसकी खासियत है बहुत ज्यादा बात नहीं करता, बट विद अ रिप्यूटेशन फॉर गेटिंग हिज ओन वे एंड एलेग्री ऑफ जोसेफ स्टालिन। और नेपोलियन किसका प्रतीक है? जोसेफ स्टालिन का। जोसेफ स्टालिन जो है रूस में एक बड़ा नाम है, रूस रसन कंट्री या यूएसएसआर में, और लेनिन के बाद आए हुए थे। जोसेफ स्टालिन ने भी अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि ही इज अ सोशलिस्ट, बट एक्चुअली ही वाज नॉट अ सोशलिस्ट बट कैपिटलिस्ट। और इसमें दिखाया गया कि कार्ल मार्क्स और उनके सपोर्टर ने जिस रूस को खड़ा किया था या जिस फार्म हाउस को खड़ा किया था, वो चीजें जो है उसकी जो नींव थी वो तो किस पर हुई थी? सोशलिज्म पर आधारित था। रसल रिवॉल्यूशन सोशलिज्म आइडियोलॉजी पे चला, लेकिन बाद में जो जोसेफ स्टालिन थी इस आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं और वो खुद कैपिटलिस्ट हो जाते हैं, और तमाम जो है मिस्टर जोस की तरह प्रोडक्शन का सेलिंग करते हैं, जानवरों के राइट्स को छीन लेते हैं, जानवरों को कुछ देते नहीं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, और तमाम हंटिंग डॉग्स का यूज करते हैं। ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। तो एक डिक्टेटर जैसा बिहेव करने लगते हैं। जो कंडीशन हिटलर ने की थी, जो कंडीशन मुसोलिनी ने अपने वतन में की थी, जो और तमाम जो है डिक्टेटर्स ने किया था, वही काम नेपोलियन। तो नेपोलियन एक पिग है वहां पे, किसमें जो है आपका नॉवेल में। लेकिन एक्चुअली में नेपोलियन किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट जोसेफ स्टालिन, या जोसेफ स्टालिन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि लीडर ऑफ एनिमल फार्म है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्नोबॉल, नेपोलियन राइवल या नेपोलियन के दुश्मन है। राइवल का मतलब एनिमी वैसा नहीं, राइवल का मतलब ये है कि उन्हीं के समकक्ष है,
लेकिन राइवलरी होती है क्यों? चूंकि दोनों की आइडियोलॉजी या दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं है, तो या आप कह सकते हैं कि नेक टू नेक कंपटीटर उनके हैं, राइवल इन द सेंस कि नेक टू नेक कंपटीटर है नेपोलियन के। तो नेपोलियन को अगर खतरा लगता अपने आप को तो किससे? इस्नोबाल से। नेपोलियन राइवल फार्म, और इसी ने पूरा प्लान तैयार किया था। किसको? इसी ने पूरा प्लान तैयार किया था कि जोन्स को फार्म हाउस से ओवरथ्रो कर दिया जाए। His life parallels that of लियोन ट्रॉट्स्की। रूस में एक बहुत बड़ा फिगर रहे लियोन ट्रॉट्स्की। तो इस्नोबाल जो कैरेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लियोन ट्रॉट्स्की को रिप्रेजेंट करता है, लियोन ट्रॉट्स्की को। रिमेंबर दैट। अगर नेपोलियन जोसेफ स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड मेजर कार्ल मार्क्स और लेनिन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस्नोबाल किसको? लियोन ट्रॉट्स्की को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जोसेफ स्टालिन ने लियोन ट्रॉट्स्की को रूस से बाहर कर दिया था, वैसे यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे नेपोलियन ने जो है बाहर किया। जागृति इज राइटिंग की पीडीएफ इज ब्लर। पीडीएफ तो बिल्कुल क्लियर है, क्या सबको ये ब्लर दिखाई पड़ रहा है? यस सर, ब्लर मनीषा, है। क्या क्या क्लियर दिखाई पड़ रहा है सबको? नहीं सर, ब्लर है, लेकिन आपकी आवाज सुनाई दे रही है ना, तो उसको इतना कुछ नहीं। अच्छा, ब्लर है, ओके। मैं इसे एक्सप्लेन कर लूँ, फिर जब मैं नेक्स्ट पेज को शेयर करूंगा तो आई विल जस्ट टेल यू। तो इसमें क्या दिखाई दिया कि इसमें बता रहे कि जो स्नोबॉल है वो लियो ट्रॉट्स्की को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्दो देयर इज नो रेफरेंस टू स्नोबॉल हैविंग बीन मर्डर्ड एज ट्रॉट्स्की। कह रहा है ऐसा कोई इसमें रेफरेंस नहीं है कि जैसा ट्रॉट्स्की का मर्डर किया गया था वैसे स्नोबॉल का हुआ। ही मे आल्सो कंबाइन सम एलिमेंट्स फ्रॉम लेनिन। अब नाउ जस्ट टेल मी, ये शीट दिखाई पड़ रही कि नहीं? ये इज भी इट ब्लर है विजिबल? सर। नो नो, इट इज ऑल्सो ब्लर। Okay, okay. Just sharing with you again sharing. I don't know कि how did it happen, लेकिन मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। Now can you tell me आप कैसे? Is it visible? सर कोई नहीं, आप कंटिन्यू करिए, आपका तो आवाज सुनाई दे रहा है ना, बाद में ये शेयर कर लीजिएगा, हम रीड कर लेंगे एक बार। आधा घंटे। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्क्विलर, a small white fat porker who serves as a Napoleon second in command and minister of propaganda। तो यू गेट व्हाट यू गेट कि एक मैंने कल भी बताया था कि जो स्क्विलर है वो प्रोपागैंडा का काम करता है। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। जितना भी चीजें रही है, तो इफ द क्वेश्चन कम्स कि हु वर्क एज अ प्रोपागैंडी जस्ट प्रोपागैंडिस्ट, तो प्रोपागैंडिस्ट का जो काम है वो स्क्विलर का है। और ये जो है स्मॉल व्हाइट फैट वर्कर है हु सर्व्स एज अ नेपोलियन सेकंड इन कमांड एंड मिनिस्टर ऑफ प्रोपागेंडा। ये चीज पूछी जा चुकी है। अ कलेक्टिव पोर्ट्रेट ऑफ द सोवियत नोबिल कटूरा एंड जर्नलिस्ट सच एज ऑफ द नेशनल डेली pravda। उस समय का एक समाचार पत्र था द ट्रूथ या pravda। उसपे जो है जो कॉलम वगैरह लिखते थे, जो करते थे, उस उनके जैसा वो रिप्रेजेंट करता है इसको जो है। तो स्क्विलर क्या है? प्रोपागैंडिस्ट है, बट आपको इतना ध्यान में रखना है। मिनिमस अ पोएटिक पिग हु राइट्स द सेकंड नेशनल एंथम। यह एक पोएटिक पिग है, ये एक पोएटिक पिग है। और
ये दूसरा एंथम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा एंथम लिखता है एनिमल फार्म का। वह एंथम क्या है? वह एंथम ये रहा है कि पहला जो एंथम था वह क्या था, वो जो है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड के लिए तैयार किया गया था। बीस्ट ऑफ इंग्लैंड उसको बैन कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो उसकी जगह पे एक पर्सन की तारीफ की जाती है, और वो क्या होता है, कॉमरेड नेपोलियन। पहले तो सारे के सारे जो है एनिमल को जो है क्या किया जाता था, उनकी तारीफ पे एक एंथम लिखा गया था, और उस एंथम का क्या नाम था, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो बीस्ट ऑफ इंग्लैंड जो एंथम था उसको रिप्लेस करके कौन सा एंथम तैयार किया जाता है, कॉमरेड नेपोलियन। ये काम कौन करता है, मिनिमस करता, जो कि पोएटिक पिग है। लिटरेरी थियरिस्ट जॉन रॉडेन कंपेयर्स हिम टू द पोएट व्लादिमीर मायाकोव्स्की, और इसकी तुलना किससे की गई है, व्लादिमीर मायाकोव्स्की से की गई है। बस हमें इतना समझना है। नेक्स्ट है द पिगलेट्स hinted to be the children of Napoleon। ऐसा कहा जाता है कि वे नेपोलियन के चिल्ड्रन थे, and are the first generation of animals subjugated to his idea of animal inequality, जिन्होंने एनिमल इनइक्वालिटी के आइडिया को जो क्या किया था, बढ़ाया था। The young pigs, four pigs who complained about Napoleon's takeover of the farm। ये फोर पिग्स थे जिन्होंने कंप्लेन किया था नेपोलियन का कि नेपोलियन ने फार्म को टेक ओवर कर लिया, बट आर क्विकली साइलेंस एंड लेटर एग्जीक्यूटेड। और इनको बाद में साइलेंट हो जाते हैं और इनको उनका कत्ल कर दिया जाता है। द फर्स्ट एनिमल्स किल्ड इन नेपोलियंस फार्म पर्ज, प्रोबेबली बेस्ड ऑन द ग्रेट पर्ज ऑफ ग्रिगोरी। और उसमें बताया गया कि जो रूस पे ये घटना हुई थी, ये शायद उन चारों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कोई यंग पिग्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिगलेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था, स्क्विलर इंपॉर्टेंट था, मिनिमस इंपॉर्टेंट रहा है, मेजर इंपॉर्टेंट है, स्नोबॉल इंपॉर्टेंट है, स्नोबॉल के अलावा जो है नेपोलियन इंपॉर्टेंट है। वो 5 कैरेक्टर आपको नहीं भूलना है। Pinkei, a minor pig who is mentioned only once, he is the taste tester that samples Napoleon's food। और ये जो है क्या करता है, नेपोलियन के फूड को टेस्ट करता है, टेस्ट टेस्टर। अगर ये आता है नेपोलियन को, जैसे बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं, खाने से पहले उनके फूड के सैंपल को चेक किया जाता है। तो हु चेक्स द फूड सैंपल ऑफ नेपोलियन, पिंकी, पिंकी, PINKEY, a minor pig, ये भी minor pig है। In response to rumors about an assassination attempt to Napoleon। अब उसके बाद अगर आप ह्यूमंस में देखेंगे तो ह्यूमंस में एक कैरेक्टर मिस्टर जोन्स है। मिस्टर जोन्स को मैंने पहले बताया था कि पहले जो है फार्म हाउस के मालिक यही रहते हैं, लेकिन इनको भगा दिया जाता है। हैवी ड्रिंकर, वो ड्रिंक करते हैं। वो इज द ओरिजिनल ओनर ऑफ द मैनर फार्म, और उस फार्म हाउस का शुरू में क्या नाम है, मैनर फार्म है। वो उसके ओरिजिनल ओनर है। A farm in disrepair with farm hands who often loaf on the job। He is an allegory of Russian Tsar Nicholas II। और ये चीज इंपॉर्टेंट, मिस्टर जोस किसके प्रतीक है, जो जार जार का किंग थे रूस के, निकोलस सेकंड के, निकोलस सेकंड के प्रतीक है। Who abdicated following the February Revolution। जब 1917 में रूस की क्रांति फरवरी में हुई थी तो उनको वहां से निकाल दिया गया था देश से, और उनका मर्डर कर दिया गया था along with the rest of his family। और किसके द्वारा, बोल्शेविक के द्वारा जो है। द एनिमल रिवोल्ट, एनिमल भी रिवोल्ट करते हैं और जोन्स को क्या करते हैं, वहां से निकाल देते हैं। ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड, those are drinking returns, nothing at all। बस अब इसको और समझने की जरूरत नहीं है। तो एक कैरेक्टर नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, मिस्टर जोन्स है, जो ड्रिंकर है, फार्म हाउस के ओरिजिनल मालिक है। फार्म हाउस का रियल नेम क्या है, मेनर फार्म। और अगर एलिगोरिकल रूप से आप देखेंगे तो रूस के किस राजा को रिप्रेजेंट करते हैं, जार निकोलस को सेकंड, जार निकोलस सेकंड को। जैसे जार जो है वहां के राजाओं की टाइटल रही, और निकोलस क्या था, नाम रहा है। तो जो जार शासक थे, जो जार निकोलस सेकंड थे, 1917 ईस्वी में फरवरी में जब रूसी क्रांति होती है तो उनका मर्डर कर दिया जाता है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर फ्रेडरिक, द टफ ओनर ऑफ द पिंचफील्ड। मिस्टर फ्रेडरिक जो है पिंचफील्ड के टफ ओनर है। ये भी पिंचफील्ड दूसरा फार्म है, और इनसे जो है क्या करेगा कि आपका जो जोसेफ स्टालिन, या आप कह सकते हैं कि एक नेपोलियन जो है, ये इनसे दोबारा अपना रिश्ता कायम करता है।
A small but well-kept neighboring farm who briefly allies with Napoleon, जो नेपोलियन से क्या करते हैं, allies करते हैं. Edible farm shares land boundaries with Pinchfield on one side and Foxwood on another, making edible farm a buffer zone between the two bickering farmers. The animals of animal farm are terrified of Frederick as rumors abound of him abusing his animal. फ्रेडरिक को लेकर के तमाम रूमर गढ़ा जाता है कि वो एनिमल को गाली दे रहा है, वो फार्म हाउस पे अटैक करेगा, जबकि फ्रेडरिक के साथ चुपके चुपके क्या होता है, आपका जोसेफ स्टालिन या आप कह सकते हैं नेपोलियन तमाम तरह की उनके साथ जो है समझौता करता है, तमाम तरह के जो है कैपिटलिस्ट मेंटालिटी का दरवाजे खोलता है, उनके साथ रिश्ते बना करके जो है. तो मिस्टर फ्रेडरिक रहते हैं. Mr. Pilkington, the easy-going but crafty and well-to-do owner of the Foxwood Farm. Pilkington Foxwood Farm के मालिक है. ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ फार्म हाउस है उनका नाम ध्यान में रखना है. A large neighboring farm overgrown with weeds. Pilkington is wealthier than Frederick and owns more land, but his farm needs care as opposed to Frederick's smaller but more efficiently run farm. Although on bad terms with Frederick, Pilkington is also concerned about the animal revolution that deposed Jones and is worried that this could be happen to him. ये सबको ये डर लगता है कि एनिमल कहीं ऐसा ना रिवोल्ट कर दे, जैसे उन्होंने मिस्टर जोन्स को जो है क्या किया, बाहर कर दिया, वैसे हमारे फार्म हाउस के जानवर जो है कहीं विद्रोह न कर दे. तो एक डर है, पिल्किंगटन को भी डर है और फ्रेडरिक को भी डर है. नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर विम्पर, a man hired by Napoleon to act as the liaison between animal farm and human society. ये इम्पोर्टेंट है. एक ऐसा आदमी जो हायर किया गया नेपोलियन के द्वारा और केवल एनिमल फार्म और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए या उसकी बात को बताने के लिए. At first, he acquires necessities that cannot be produced on the farm, such as dog biscuits and paraffin wax, but later he procures luxuries like alcohol. और फिर क्या होता है, जो चीजें बेसिक चीजें थी वो नहीं आती, उसकी जगह अल्कोहल आता है पिग्स के लिए, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ का प्रतीक है. इसके अलावा आप ये देखते हैं इक्विडेंस वगैरह कुछ है, जैसे एक कैरेक्टर है बॉक्सर. बॉक्सर बहुत ही लॉयल, काइंड, डेडिकेटेड, एक्सट्रीमली स्ट्रांग, हार्ड वर्किंग एंड रिस्पेक्टेबल कार्ट हार्स है, जो इक्का गाड़ी पे बांधा हुआ या बैलगाड़ी पे घोड़ा बॉक्सर. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बॉक्सर जो है किसका प्रतीक है. ये प्रोलिटेरिएट वर्ग का प्रतीक है, सर्वहारा मजदूर वर्ग का, जो परिश्रम करने वाले हैं तो और लगातार परिश्रम करते रहते हैं, वो सोचते नहीं उनको कितना मिल रहा कितना नहीं मिल रहा. इसी कड़ी का प्रतीक है बॉक्सर. इसी कड़ी का प्रतीक है बॉक्सर. So you get the point कि boxer, a loyal, kind, dedicated, extremely strong, hardworking, and respectable cart horse, although quite naive and gullible, boxer does a large share of the physical labor. बस उसी का ही. तो एक चीज ये समझना, नेपोलियन इस क्या, ये तो बॉक्सर का है, कोई ऐसा नहीं. बॉक्सर के बाद एक और कैरेक्टर है मॉली, a self-centered, self-indulgent and weird young white bear. ये मॉली जो है ये क्या है, व्हाइट बेयर है, who quickly leaves for another farm after the revolution, like those who left Russia after the fall of Tsar. She is only once mentioned again. करेक्ट, शी इज ओनली वन, वह केवल एक कैरेक्टर है जिसको दोबारा मेंशन किया गया है. तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि एनिमल फार्म में जो रिवोल्ट होता है उसके बाद वो कौन सी कैरेक्टर जो छोड़ के चली जाती है, बोली. और बोली क्या है, एक आप कह सकते हैं कि व्हाइट बेयर है, हॉर्स ना होकर के व्हाइट बेयर है, जो दूसरी जगह चली जाए, दूसरे फार्म में. क्लोवर, अ जेंटल केयरिंग बेयर, ए बी बेयर है, हु शोज कंसर्न स्पेशली फॉर बॉक्सर, जो कि बहुत ज्यादा बॉक्सर के प्रति वफादार है या देखती कितना बॉक्सर हार्ड लेबर करता है. who often pushes himself too hard. Clover can read all the letters of the alphabet but cannot put words together. क्लोवर सब कुछ तो पढ़ सकता है लेकिन सारे शब्दों को एक साथ नहीं रख सकता. बट कैन नॉट पुट वर्ड्स टुगेदर. यह इलिटरेसी को दिखाता है उस समाज में. बेंजामिन का भी रोल अच्छा है. और डंकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और यह डंकी है जो ओल्डेस्ट है, वाइजेस्ट है. उसी कैरेक्टर को लेके बात की एनिमल फार्म का.
He's skeptical, temperamental, and cynical. His most frequent remark, "Life will go on as it has always gone on." That is badly. ये उसका फेमस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका स्टेटमेंट है। वो कहता है कि लाइफ विल गो ऑन, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, एज इट हैज ऑलवेज गॉन ऑन, जैसा ये पहले गया, जैसे पहले जीवन बीता है। दैट इज बैडली, और वो क्या है, बहुत बुरी तरह बीता हुआ है। तो बहुत सिंपली सी उसने कहा कि लाइफ जो है जैसे ही चलता रहे। तो बेंजामिन क्या है, ये एक डंकी है, क्लेवर है, ओल्डेस्ट है, वाइसेस्ट, ऑल दिस थिंग्स यू सी। अदर एनिमल्स में ये सब है, लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी कुछ मैं पढ़ दे रहा हूँ। जैसे ब्यूरियल है, ये गोट है, ब्यूरियल अ गोट who is another of the oldest wisest animal, यह दूसरा oldest और wisest animal of the farm and friends with all of the animals. Similar to Benjamin, Muriel is one of the few animals on the farm who is not a pig but can read. वह pig नहीं, लेकिन वह भी थोड़ा बहुत पढ़ सकती है. She survives as does Benjamin by skewing politics. Puppies है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ जेसी एंड ब्लू बेल। ये पपीज किसके, जेसी और ब्लू बेल के हैं। द पपीज वर टेकन अवे एट बर्थ बाय नेपोलियन। इन पपीज को नेपोलियन अपने कब्जे में कर लिया है, एंड रेज्ड बाय हिम टू सर्व एज ए पावरफुल सिक्योरिटी। और उनका इस्तेमाल बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी के रूप में करता है। उनको जो है आप कह सकते हैं कि एक खतरनाक कुत्तों में तब्दील कर देता है। Moses the River, मिस्टर जोन्स स्पेशल पेट। मॉसेस जो है मिस्टर जोन्स का स्पेशल पेट है। वाज अ स्पाई, ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह एक मुखबिर है, जासूसी करने वाला है। एंड टेल बियरर, बट ही वाज आल्सो अ क्लेवर टॉकर। मॉसेस जो है स्पाई का काम करता है, मुखबिरी का काम करता है, कौन क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन की। मिस्टर जोन्स का एक पेट है और यह मुखबिरी का काम करता है। ये उसी का कैरेक्टर है। द शीप है, दे आर नॉट गिवन इंडिविजुअल नेम। शीप का कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है क्या नहीं है। द हिल्स है, उसमें आया हुआ। द काउज, अब जितना भी सब ऐसे। द कैट है, उनका भी अननेम्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ वो है। द डक्स है, अननेम्ड है। द रूस्टर्स है, द गीज है, ये सब उसी का हिस्सा, ऐसा कुछ नहीं। जानवर, ये सब जो कैरेक्टर थे। जानवर और स्टाइल में अगर आप बात करेंगे तो जो एनिमल फार्म है उसका जानवर क्या है, नॉवेल की शक्ल में है, और पॉलिटिकल सटायर है इसमें, और एलिगोरिकल नॉवेल है। कल भी मैंने आपको बात बताई थी। इस नॉवेल के बाद उन्होंने जो नॉवेल लिखा उसका नाम 1984 रहा है, इसका रहा है। और ज्यादातर इसमें स्विफ्टियन सटायर का यूज किया गया है। स्विफ्टियन सटायर क्या होता है, एक प्रोज राइटर थे जिनका नाम था जोनाथन स्विफ्ट, JONATHAN, जोनाथन स्विफ्ट। और जोनाथन स्विफ्ट की खासियत ये थी कि वो सार्डानिक सटायर का यूज करते थे। सार्डानिक सटायर एक टाइप का सटायर होता है, सार्डानिक सटायर या सेटी बने सटायर। सार्डानिक सटायर का यूज करते हैं। सार्डानिक सटायर वह होता है जो लाइट सटायर नहीं होता, इसमें किसी की बहुत ज्यादा लेग पुलिंग होती है, बहुत ज्यादा उसका आलोचना होता है, इस तरह की चीजें होती है। तो जोनाथन स्विफ्ट ने जिस सटायर का यूज किया था उसके नाम पर उसको स्विफ्टियन सटायर कहा गया। अगर कभी भी स्विफ्टियन सटायर आता तो जोनाथन स्विफ्ट, और इन्होंने जिस सटायर का यूज किया तो दैट वाज द सार्डानिक सटायर। बाकी 1984 इनका जो नॉवेल है वो कैसा नॉवेल है, साइंस फिक्शन है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि हाँ ये उनका साइंस फिक्शन, दिस थिंग्स यू सी, नथिंग एट ऑल। बाकी इसमें ऐसा कुछ बात करने लायक नहीं। ओरिजिन एंड राइटिंग को जॉर्ज ऑरवेल रोट द मैन्युस्क्रिप्ट बिटवीन 1943 1944 में, जब स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा था, यूक्रेन फेडिशन, एनिमल फार्म, ये सब चीजें उन्होंने बात की। इसमें भी कुछ नहीं है। जो मेन चीज था कि वो क्या था उसको लेकर के बात कर रहा था। फिर उन्होंने लिखा कि आर्विल डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ द आइडिया ऑफ सेटिंग अ बुक ऑन फार्म। उन्होंने अपने अपने जो है वर्क को क्यों जो है वहां पे सेटिंग दिखाया फार्म में। उन्होंने लिखा, आई सा लिटिल बॉय परहैप्स 10 इयर्स ओल्ड, मैंने एक बच्चे को देखा जो लगभग 10 साल का था, ड्राइविंग अ ह्यूज कार्ट हॉर्स, जो एक ह्यूज कार्ट हाउस को ड्राइव कर रहा था, अलाउंग द नैरो पाथ, एक छोटे से रास्ते पर, वीपिंग इट, तो इसको चाबुक उस पर चला रहा था। व्हेनेवर इट ट्राइड टू टर्न, जब भी वह कोशिश करता टर्न करने के लिए। इट स्ट्रक मी, यह मेरे दिमाग में आया, दैट इफ ओनली सच एनिमल बिकेम अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यदि अगर इस तरह के जानवर जो है अपनी शक्ति का उनको एहसास हो जाए, वी शुड हैव नो पावर ओवर देम, हमारे पास कोई शक्ति नहीं होगी उनको कंट्रोल करने के लिए।
एंड दैट मैन एक्सप्लॉइट एनिमल, और जो लोग जो है एनिमल का एक्सप्लॉइट करते हैं द सेम वे एज द रिच, जैसे मतलब लोग जो एनिमल का वैसे ही एक्सप्लॉइट करते हैं जैसे रिच लोग प्रोलिटेरियन का एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि समाज में वर्ग संघर्ष है, समाज में क्लास स्ट्रगल है, इनजस्टिस है, इनइक्वलिटी है, इनइक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी है, और जैसे धनी लोग गरीबों का शोषण करते हैं ऐसे ही आदमी जानवरों का शोषण करता है। और एक इमेज उनको नजर आई, वह इमेज क्या नजर आई कि एक छोटा सा बच्चा जो लगभग 10 साल का था, वह एक कार्ट हार्स को लेके जा रहा था। जब भी हार्स इधर उधर टर्न करने की कोशिश करता था तो वह छोटा बच्चा चाबुक से उसको मारता था। तो उनके दिमाग में आया कि अगर इस हार्स को अपनी ताकत का एहसास हो जाए तो आदमी कभी भी जो है किसी भी जानवर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा जो है। तो इस चीज को उन्होंने कहा कि ऐसे ही अगर गरीबों को अपनी ताकत का एहसास हो जाए तो अमीर उन पर राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इस इमेज को देख करके उसका सेटिंग एनिमल फॉर्म में रखा। In 1944, the manuscript was almost lost when a German with a flying bomb destroyed his London home. Orwell spent hours shifting those around. ये सब चीजें वैसी, ये सब चीजें थी एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया कि एनिमल फार्म अच्छे ढंग से क्या चीजें किस कंडीशन में उन्होंने लिखा या क्या चीजें रही है। तो होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड जस्ट गिव फाइनल टच।